हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 7 मई की आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले हमारे जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डे है ये। जैसा कि हम आपको बता दें, ये विश्व अस्थमा दिवस है। यह प्रत्येक वर्ष साथियों क्या है कि मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और मंगलवार कब था? कल था, जैसा कि मई महीने का। तो मंगलवार को ही मनाया जाने वाला ये दिवस है। कौन सा दिवस है ये? विश्व अस्थमा दिवस है, जो कि जैसा कि 6 तारीख को मनाया गया है ये दिवस, बता गए। अब बात करें, हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ल्ड अस्थमा दिवस जो है ये इस बार 2025 में 6 मई को, क्योंकि ये जो 6 मई है महीने के पहले मंगलवार को मनाते हैं, क्योंकि इस बार पड़ा है इसलिए 6 मई को बताया जा रहा है। ऐसे ही जैसे हास्य दिवस की बात करें, हमने आपको बताया था कि हास्य दिवस भी वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि संडे को मनाया जाता है, मंथ मई के पहले संडे को मनाया जाता है। ऐसे ही अगर पहले ट्यूसडे को बताएं तो ट्यूसडे जो कि थीम क्या है इसकी हम बात करें, ये है मेक इन हैंड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल। ये है इसकी थीम। सांस द्वारा उपचार सभी के लिए सुबह सुलभ बनाना, मतलब अच्छी सुबह होना। साथियों, अस्थमा की अगर बात करें तो ये जो है सांस से संबंधित एक बीमारी होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है जिसको अस्थमा रोग होता है, क्योंकि जो बीमारी होगी उसी को दिक्कत होगी ना। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, रोगियों को शिक्षित करने के लिए और सांस संबंधी बीमारी को बेहतर ढंग से जीने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब कब से मनाया जाता है? तो ये 1998 से मनाया जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो 2019 में दुनिया भर में 4.5 मतलब 4.5 लाख लोग जो है ये अस्थमा से इनकी मृत्यु हो गई है। सांस न लेने पाने की वजह से मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जो है जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने के लिए जो पहला देश बना हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम आपको बता दें, भारत अपना प्यारा भारत जैसा कि ये बन चुका है, जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश है। कौन? भारत बना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन है सी, ये भारत इसमें बन चुका है। भारत ने अभी हाल ही में जीनोम आधारित चावल की किस्म को विकसित किया हुआ है। 2 किस्म होती हैं, इसको 2 किस्मों की बात करें तो इसमें से एक नए तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है। जैसे चावल की पहली किस्म जो है इसको DRR धन, ये 100 कमला ये नाम है इसका। और बेसिक अगर बात करें तो बेसिकली जैसे कि धन है DRR धन 100 कमला, जो कि सांबा मसूरी और इनमें से ली गई है। ये पहली किस्म जो है 25% अधिक उपज के साथ 15-20 दिन पहले ही परिपक्व हो जाती है। दूसरी किस्म जो कि होती है वो ली गई है, ये पूसा DST राइस 1 से ली गई है। लवणता और क्षारता के बाद में ये बात करें, इसमें सहिष्णु है। ये है। खैर, परिस्थितियों की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है। कहाँ पर ये पाया जाता है? वहाँ पर 30% अधिक उपज यह देती है। तो ये 2 किस्में जो हैं ये विकसित की गई हैं, जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं ये। और इनका भी जो उद्घाटन जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने इनका किया है। ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अगर बात करें तो भारत की राजधानी जैसा कि नई दिल्ली है, नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया है 2025 में ही। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा बलों का जो कि 4था सम्मेलन हुआ है। 10वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। जल स्थिरता सम्मेलन हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का जो कि मुंबई में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति जो सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की मेजबानी कर रहा है भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत का। और सोल लीडरशिप सम्मेलन की बात करें तो ये भी नई दिल्ली 2025 में आयोजित किया जाएगा। हमारा हाल ही में जारी की गई वुमेन पावर सूची 2025 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया है? साथियों, हम बता दें तो अभी फोर्ब्स आप जानते हो कि जैसा कि एक बड़ी मैगजीन है, तो फोर्ब्स ने इसकी वुमेन जो पावर है इंडेक्स आई है, इसमें बताया है कि वुमेन पावर इंडेक्स में खास करके इंडिया की जो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा आई गई है, उसमें इंडिया की जो महिलाएं हैं उनको क्या है, भारतीय मूल की जो कि महिलाएं को शामिल किया गया है। भारतीय मूल की महिलाएं कौन कौन हैं? तो अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी महिला खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये है PV सिंधु जी और
मनु भाकर, स्मृति मंधाना। इन तीनों को शामिल किया गया है फोर्ब्स में। खिलाड़ियों में इन तीनों को शामिल किया गया है। और कौन कौन सी महिलाएं जो कि शामिल हैं इस फोर्ब्स की रिपोर्ट में? इंडिया की वुमेन पावर इंडेक्स में, जो कि आइए जानते हैं, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि FBS जो कि फोर्ब्स है इंडिया ने अपनी बहुप्रतीक्षित यह प्रेशर लिस्ट जारी की है, जिसमें भारतीय महिलाएं जो हैं ये भारतीय मूल की महिलाएं हैं। इनको सम्मानित करने के लिए किया गया है, जो कि व्यवसाय से यानी एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई हैं। यह विज्ञान से जुड़ी हुई है, खेल से, कला से और उद्यमता जैसे विविध क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखती हैं। इनको अपने अपने क्षेत्र में मान्यता स्थापित करने के लिए यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। अगर बात करें तो एक सम्मान भी दिया गया है इस प्रकार से। तो देखिए कौन कौन है। गीता गोपीनाथ, इनका नाम जो आपने ज़रूर सुना होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये कृष्णिला जॉर्जिया के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अधिकारी हैं, यानी कि प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं। लीला नायर की बात करें तो ये वैश्विक CEO जो कि केमिकल की, इसके अलावा स्मृति मंधाना, PV सिंधु और मनु भाकर जो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती भी हैं। पायल कपड़िया जो कि पुरस्कार विजेता हैं, फिल्म निर्माता भी हैं। अभी अभी फ्रांस में इनको पुरस्कार मिला था। मैंने बताया था आपको जैसे कि कुछ दिन पहले ही कि डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो है नीर हंस की ये विदेश निदेशक हैं। रोहिणी अय्यर ये PR और मार्केटिंग उद्यमी हैं। एक महिलाओं को मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर टॉप जो लिस्ट जारी की है इसमें तो सभी महिलाएं हैं जो कि भारतीय हैं। कौन? लेकिन कुछ प्रमुख चर्चित हैं मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है? तो गोल्ड मेल्टिंग ATM की बात करें तो ये भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। अभी गोल्ड सिक्का जो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी हैदराबाद में एक अद्भुत ही टाइप की मशीन बनाई हुई है। यह मशीन करेगी क्या? तो इसमें रियल टाइम पर जो रोल गोल्ड की रेट टेस्टिंग कर पाएंगे आप। गोल्ड को ये पिघला करके ये बता देगा कि सैंपल लेकर के कि कितने गोल्ड जो रियल है कि नहीं, कितना प्योर है और कितनी इम्प्योरिटी है इसमें मिली हुई है। दूसरा चीज़, जो लोग इसमें अपने गोल्ड के हिसाब से रियल टाइम पर पैसा निकाल पाएंगे, इसलिए इसका नाम जो है गोल्ड मेल्टिंग ATM रखा गया है। तो ये गोल्ड डालो और पैसा निकाल लो। इसके अलावा रियल टाइम पर अगर क्या मार्केट रेट चल रहा है गोल्ड का क्या जान पाएंगे, ये सब आप इससे जान सकते हैं। गोल्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो ट्रेडिंग जिनको करना है, वो गोल्ड का या इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब सुविधाएं प्रोवाइडेड करेगा ये। तो गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा ये जारी किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में, तेलंगाना में किया गया है। तो ये अच्छा है कि ये AI का भी यूज़ करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसमें है। और अब बात करें ऑगमेंटेड जो रियलिटी जो है यहाँ पे, तो माध्यम से ये क्या करेगा कि जैसे कि आप खड़े हो सामने और आप चाहते हो कि कोई हार आपको पसंद है, तो आप हार पसंद है तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि आपको लगता है कि हम कैसे लगेंगे हार पहन के, तो आपके हिसाब से वो वहाँ पर आपका जो इमेज होगा उसी पर पहना करके दिखा देगा कि देखो आपको ये हार कैसा लगेगा, आपको पहनने पर आप कैसे लगोगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो AI का भी यूज़ है ये करेगा और बहुत ही अद्भुत तरीके से चीज़ बना दिया हुआ है। गोल्ड सिक्का ने ये कंपनी है। हाल ही में किस एजेंसी ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलता पूरा किया हुआ है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो पहला उड़ान परीक्षण सफलता पूरा किया है। तो जब भी कोई क्वेश्चन जैसे देश युद्ध में होता है तो ये युद्ध जैसी स्थिति आती है, जब उस टाइम पर जो इसमें एक बहुत सी चीज़ होती है जैसा कि वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो उस टाइम पर भी जर्मनी वगैरह जो इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहे थे कि इतनी तेज़ी से कि नई नई चीज़ें विकसित कर रहे थे कि आज भी महाशक्ति बनकर ये लोग बैठे हुए हैं। हथियार बेच करके, मतलब आप सोच सकते हो कि जर्मनी तीसरे नंबर पर क्यों है, सबसे बड़ी इकोनॉमी में क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट हो चुके हैं किसमें, हथियारों को बनाने में, या टेक्नोलॉजी के मामले में विकसित कर लिए इन लोगों ने। सबमरीन वगैरह अगर बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ही बने हुए थे। खैर अगर यहाँ पे बात करें तो भारत जो अभी भी टेंशन में बना हुआ है, तनाव में, कि ऐसे में DRDO लगातार क्या कर रहा है, डेवलपमेंट दिखाना शुरू कर रहा है कि देखो क्या बना रहे। जैसे कि तेज़ी से जो क्या होता है कि अभी इसने इसी तर्ज पर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरफोर्स प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान जो परीक्षण किया हुआ है, कुछ इस प्रकार से रहेगा कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो इसका क्या है, ये करेगा क्या, ये DRDO का एक यूनिट है, हवाई वितरण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में बेसिकली इसके द्वारा परीक्षण किया गया है। यह एयरशिप है और लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था।
17 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हैं, पेलोड लगे होंगे और ये डाटा का उपयोग करके शोध करने के लिए इसका यूज़ भी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के सरपुर में अभी आपको इसको लॉन्च किया गया है। इसका पहला उड़ान परीक्षण हुआ है। अभी कल की न्यूज़ है कि इसमें आपको कल की वीडियो में देखा होगा कि DRDO ने एक परीक्षण किया हुआ है, जो कि एक प्रकार के ना एंटी सबमरीन माइंस है। ये एक एडवांस टाइप की एक एंटी सबमरीन माइंस है, विकसित की हुई है और इसका जो परीक्षण है ये किया हुआ था कल। ये परीक्षण जो है कि समुद्र के अंदर किया गया, मतलब समुद्र के अंदर से कोई अगर सबमरीन आ रही है तो उसको वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर सकेगा ये ना। तो ये तो क्या होगा कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला DRDO बन चुका है पहला संस्था बन चुका है दुनिया का। भारत का पहला देश, भारत जो हमारा पहला देश बना हुआ है इसमें कि जो ऐसी एंटी सबमरीन मिसाइल नहीं है कि किसी के पास जो समुद्री लाइन माइन को ही मतलब वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सके, किसी के पास अभी नहीं है। DRDO ने कुछ अलग ही टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हम बात करें अगर तो DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को 1958 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष इसके समीर वी कामत। भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो ने ही अभी चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है इसको। ये कब कर रहा है? 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा और चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा 2028 में। अभी 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इसरो ने। नेक्स्ट है, अगला कौन सा देश 2025 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण का आयोजन मेजबानी करेगा? फीफा महिला विश्व कप इसका आयोजन कर रहा है संस्करण जो है इस बार होने वाला है, ये ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। 10वां संस्करण है, यह महिला वाला है। अब यहाँ पर पुरुष का वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो फीफा का है, तो वो कब होगा? 2026 में होगा, क्योंकि 2022 में हुआ था, फिर 4 साल के अंतराल पर ये होता है। तो 2022 में कतर में हुआ था, 2026 में कहाँ पर होगा? मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में पुरुषों वाला होगा। महिलाओं वाला जो यहाँ पर पूछा गया है वो 2027 में होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला 2023 में हुआ था, तो 2027 में होगा। ये हो रहा है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में 2027 को इसकी अभी बिडिंग जीत ली है। इसकी बोली लगाई जाती है, बोली में इसने जीत लिया है इसको। अब ये यहाँ पर आयोजित करेगा। बात करें 2023 वाला तो इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिल करके की थी। विजेता रहा था स्पेन। और पुरुष वाला जो विजेता कौन था? ये था अर्जेंटीना, पुरुष में जीता था। पुरुष विजेता रहा है तो अर्जेंटीना, जो कि ये है हमारा जैसे विजेता। इसमें किसमें ये रहा था? फीफा वर्ल्ड कप में 2022 का जो हुआ था, कतर में आयोजित किया गया था। इसके बाद देखते हैं फुटबॉल महाशक्ति है जो कि ब्राज़ील इससे पहले 1950 2014 में आयोजित कर चुका है। ये पूछा जाएगा कि महिला जो फीफा विश्व कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत जब है 1991 में की गई थी पहली बार ये पर। और अगर पूछे चीन में हुआ था पहली बार, तो चीन में ये कब हुआ था? चीन में फेडरेशन किया था, फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन द्वारा इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। पेरिस में स्थापना हुई थी और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। अगला है जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना हुआ है? तो जहाज़ों के लिए नीति समर्पित करने वाला है जो है ये बन चुका है, पहला राज्य है महाराष्ट्र। ये यहाँ पर महाराष्ट्र जो कि नीति जारी करने वाला पहला बन चुका है। आपको याद हो कि अभी भारत का जो सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में ही स्थापित हुआ था। वहाँ पर जहाज़ों के लिए उन्होंने कहा था कि एक समर्पित नीति मतलब यानी कि एक डेडिकेटेड पॉलिसी को लाएंगे। और इस पॉलिसी के जरिए क्या होगा कि सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं, महाराष्ट्र को इस तटीय सेक्टर में क्या है, इससे सेक्टर में जो कौन से बंदरगाह है सेक्टर में, जहाज़ों के सेक्टर में या ऊपर से ले जाएंगे, बल्कि इससे रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, रोजगार भी जनरेट होगा और 600 करोड़ रुपए का निवेश अट्रैक्ट करेंगे। इससे 400 से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वहाँ उत्पन्न होगी, मतलब यहाँ पे होगा काम मिलेगा। और राज्य को जहाज़ के निर्माण का केंद्र भी बनाएंगे, जहाज़ के निर्माण का केंद्र यहाँ पर भी बनेगा। और महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण जो कि जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण की रिसाइकलिंग भी प्रोसेस यहाँ पर नीति पेश करी हुई है। तो यहाँ बेसिकली हम बात करें तो जहाज निर्माण होंगे, जैसे आप मझगांव और डाक शिपयार्ड लिमिटेड सुनते हो, यहाँ पर बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा। चलिए, तो मुंबई जो महाराष्ट्र में होगा कहाँ पर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10 से 31 मई 2025 तक की किस राज्य में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो कि 10 तारीख से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। ये 31 मई तक की पता लग जाएगा कि इस बार की जो मिस वर्ल्ड विजेता है वो कौन है। इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि आयोजन इस बार भारत में किया जा रहा है और भारत
में तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, यहीं पर आपको आयोजित होता हुआ दिखेगा। हैदराबाद में आपको दिखेगा कि 31 मई को पता चलेगा कि इस बार की मिस वर्ल्ड विजेता कौन है। 72वीं मिस वर्ल्ड विजेता मिलने वाली हैं इस बार। अब बता दें कि 120 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे इसमें भाग लेंगे। इसके बाद क्लियर होगा कि मतलब कौन होगा। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों ही आपको याद रखने होंगे। जैसे कि मिस यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स जो 2024 की है वो थी विक्टोरिया कैजोर थिलविल जो कि डेनमार्क की हैं। और मिस वर्ल्ड की बात करें 2024 की तो ये थी क्रिस्टीना पुचकोवा जो कि कहाँ की है, चेक गणराज्य राज्य की, किसी चेक गणराज्य देश है इसकी ये है। हम आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड की जो शुरुआत है ये हुई थी 1951 को। कब हुई थी? 1951 को इसकी शुरुआत की गई थी। मिस यूनिवर्स की बात करें तो 1 साल बाद इसका शुरुआत हुई थी 1952 में। 51 में मिस वर्ल्ड और यूनिवर्स 1952 में शुरू की गई थी। बात करें तो तेलंगाना के अभी वर्तमान में रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित किया गया तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली यहाँ पर तेलंगाना में आयोजित किया गया है। स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में। और भू भारती पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है किसके नाम पर? धरती पोर्टल के जगह पर। फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2024-25 जो सत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता हुआ है? तो ये इसको याद रखिएगा कि जैसा कि ऑल इंडिया फुट फेडरेशन ने अपना 2024-25 का पुरस्कार घोषणा किया हुआ है। अब इसमें कई प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं। बेस्ट कोच का, बेस्ट खिलाड़ी का, पुरुष खिलाड़ी का, महिला खिलाड़ी का, पुरुष कोच का, महिला कोच का, बेस्ट गोलकीपर का और वगैरह वगैरह, जैसे कि बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इसमें जीता है। क्वेश्चन है कि इसको जीत लिया है सुभाष बोस ने, मतलब इनको पुरस्कृत किया गया है। जीत लिया है का मतलब क्या होता है कि किसी इवेंट में नहीं जीता हुआ है, इनको सम्मानित किया गया है। इसको लेकर के इनकी साल भर की जो योग्यताएं होती है उसको देखते हुए, साल भर के प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर 2025 का जो 2024-25 का खैर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो सौम्या गागुलो का नाम याद रखना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मतलब फुटबॉल की खिलाड़ी हैं ये सौम्या गागुलो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच के अगर पुरस्कार की बात करें तो ये खालिद जमील हैं, इनको सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के पुरस्कार की बात करें तो यह है सुजाता कर। और विशाल कैथ और एलंग जाम पोंथोई चानू की बात करें तो ये क्रमशः जो कि पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में मान्यता दी गई है इनको। पद्म पुरस्कार से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का निधन हो गया है। बाबा शिवानंद कहा जाता है इनको। भारत में सबसे ज़्यादा उम्रदराज की बात करें व्यक्ति थे, बहुत ही अनुशासित वक्त और बहुत ही फेमस योग साधक भी थे। इनका अभी निधन हो गया है, जैसा कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको, तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे 2022 में, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। देखिए कि जैसे कि आप बात बता सकते हैं कि इतना जो ये हष्ट पुष्ट हैं अभी भी इनको, और ये कब थे? 125 साल के थे। ये 2022 में इनको पुरस्कार मिला था, 3 साल पहले। और ये अब इनका मतलब निधन हुआ है, 128 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पे जैसे कि ये अनुशासित जीवन शैली के लिए जाने जाते थे और ये काशी वाराणसी में रहा करते थे। इनका अभी निधन हो गया है। अब हम नेक्स्ट बात है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एक और निधन हुआ था, जैसे कि सनी थॉमस जी का निधन हुआ था। ये किस पुरस्कार से सम्मानित थे? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं सनी थॉमस जी, जो कि एक कोच। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।